नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वैसे तो मुट्ठी के लिए 5 उंगलियां चाहिए, लेकिन बीते हैं साल 2 और इसीलिए हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के 2 में कितना है दम। और यही आंकने के लिए आज खास मेहमान हमारे साथ सुरेश प्रभु जी, रेल मंत्री मौजूद हैं हमारे साथ। सुरेश प्रभु जी, 2 साल बीते हैं तो हम सब कुछ 2 के इर्द गिर्द रख रहे हैं और इसीलिए पहला सवाल आपसे ये, हालांकि बहुत सारी लिस्ट है जो रेल मंत्री अपनी तरफ से बता रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन 2 बड़े काम अगर मैं आपके दिल से पूछूं जो आपने रेलवेज के लिए किया है, क्या किया है? आपने यहाँ दिखा है 2 में कितना दम। हाँ, तो मैं कहता हूँ दम है, कम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल है। और इसीलिए सिर्फ 2 को बताना हाँ, एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि काम हमने किया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने सही माने में आम आदमी की दिक्कतों को दूर करने के लिए जो कदम उठाने की आवश्यकता थी उस पर काम शुरू किया। वो भले ही खान पान सेवा हो, पानी की समस्या हो, कंबल की समस्या ठीक नहीं हो, अंदर से जैसे महानरमा एक्सप्रेस जैसी ट्रेन की शुरुआत की हो, या बुकिंग के लिए लोगों को दिक्कत आती थी वो कम करने की कोशिश हो, यानी सभी चीज़ों को आम आदमी को ध्यान में रखते हुए, आम आदमी को साथ में रखते हुए हमने काम करने की शुरुआत की। मैं मानता हूँ ये हमारी पहली शुरुआत है। दूसरी बात, ये करते समय हमने सफ़र जब हम शुरू करते हैं तो पहले टिकट नहीं होंगे तो सफ़र ही नहीं शुरू होगी। लेकिन सिर्फ टिकट से सफ़र पूरी नहीं होती, पूरी करने के लिए समय बीतना पड़ता है। इसीलिए हमने सफ़र की शुरुआत तो आम आदमी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया, लेकिन सफ़र जहाँ तक जाना है वहाँ पहुँचने के लिए जो कदम उठाने की ज़रूरत थी वो कदम उठाने की भी शुरुआत की है। यानी मैं 2 उपलब्धि एक समझता हूँ। एक, जो फ़ौरन ज़रूरत थी, सर्जरी चालू थी, सर्जरी भी कर दी, लेकिन साथ में सर्जरी करके छोड़ा नहीं पेशेंट को। हाँ। कि पेशेंट की जो आप ज़रूरत है पूरी तरह से तंदुरुस्त बनने की, उसके तरफ भी ध्यान देकर काम की शुरुआत की। ठीक है, ये बहुत दिलचस्प है। मैं कुछ तस्वीरें अब यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी उपलब्धि है आपकी सरकार में आने के बाद रेल मंत्री के रूप में, और वो है गतिमान एक्सप्रेस। वही गतिमान एक्सप्रेस जो 100 मिनट में अब दिल्ली से आगरा पहुँचा रहा है। और आप भी उस दिन स्टेशन पर मौजूद थे जब ये ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा रही थी। हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे और मैं खुद भी इस ट्रेन पर गई थी, लेकिन बड़े ही तामझाम के साथ, बैलून और फूल माला के साथ हुआ था। लेकिन इस ट्रेन में आगे दिखाएं, बड़ा दिलचस्प था। आपने जो एक रेल हॉस्टेसेस का एक्सपेरिमेंट किया है, वो एक्सपेरिमेंट क्या सोच के था? आपको लगता है कि वो एक अप मार्केट तरीके से जो चीन में या बाकी जगहों पे है वो हम हिंदुस्तान में कर पाएंगे? देखिए, एक तो गतिमान एक्सप्रेस एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये सिर्फ दिल्ली और आगरा में नहीं चलेगी, ये पूरे अलग अलग स्थानकों पर भी चलेगी। और यहाँ की शुरुआत हुई है, जिस तरह से ये गतिमान है उसी तरह से हमने लॉन्च भी कर दिया बजट के पहले। लेकिन अभी बजट खाना बड़ा दिलचस्प है सर। एक आदमी मुझे मिला था, वो कह रहा था कि इन्होंने अब इडली विडली खिलाना शुरू कर दिया है सुरेश प्रभु जी ने, ये बड़ा अच्छा किया, साउथ इंडिया का खाना। अभी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि गतिमान के साथ साथ अभी आप ये खाना देखकर मुझे, लेकिन ये सर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अभी इसके लिए कौन जिम्मेदार ये भी तय करना होगा। यही मैं, क्योंकि जैसे वापस आई ट्रेन में मैंने ये हाल देखा। ये भी एक लोगों को हम लोग कैसे आप एडुकेट करेंगे, ये बात सही बात है। मैं इसके ऊपर भी आपको बताता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल सही है आपका, और ये बहुत अच्छा कि आपने बात को छेड़ा है। ये उसको बताता हूँ। इसके पहले एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये टाइम ऐसे तय किया कि आप है, आपकी कुछ चाहत अलग है मेरे से, तो आप जब सफ़र करना चाहेंगे तो आपकी चाहत जैसा प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए। मैं चाहूँगा मेरी चाहत अलग है तो मुझे भी मेरा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो हमारा सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर जो है वो भी करने की ज़रूरत थी। तो हमने सोच के तय किया कि कुछ लोग ऐसे कि जो हवाई जहाज़ से सफ़र करें क्योंकि उनको उस तरह की सुविधा चाहिए, लेकिन आप यदि वो सुविधा दे सकते हैं और अच्छी तेज़ सफ़र कर सकते हैं तो आपके साथ भी आ सकते हैं। इसके लिए हमने उनके लिए तेजस लगा रहे। साथ ही में ऐसे भी कुछ मिड लेवल के लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें किसी भी हालत में हम सफ़र जैसा एक प्रोडक्ट होना चाहिए, जो अभी हम लॉन्च करेंगे, जिसमें इतनी बड़ी सुविधा नहीं लेकिन अच्छी सुविधा होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं रात को मुझे निकलना है और सुबह मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो ओवरनाइट ट्रेन उनके लिए हम लोगों ने उदय करके एक ट्रेन लॉन्च करे। और बहुत सारे हमारी देश की आम जनता ये चाहती है कि टिकट मिले, जाने को हमारे जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने का समय पर पहुँचे, बहुत सारी सुविधा न हो भी ठीक चलेगा लेकिन होनी चाहिए। उनके लिए हमने अंत्योदय एक्सप्रेस भी लॉन्च किया है। ये चारों एक्सप्रेस और ये गतिमान, ये नए प्रोडक्ट अलग अलग जो सेगमेंट है उनके लिए रहेंगे। कुछ एक आदमी ने मुझे ट्वीट किया कि मैं ट्रेन से जा रहा था, आपने जो नई सुविधा शुरू किया कि SMS कीजिए क्लीन माय कोच, आके आदमी क्लीन करके जाता है। तो उन्होंने कहा मैंने कोच इस तरह से किया, 4 घंटे में 3 टाइम या 4 टाइम लोगों ने आके क्लीन करके गया। तो उसने, दूसरे आदमी ने, तो उसको अच्छा लगा, इसके लिए उसने कॉन्ग्रेचुलेट किया था। दूसरे आदमी ने वो ट्वीट के ऊपर रिस्पॉन्स दिया, वो कह रहा है कि क्या हमारी देश की ऐसी हालत है
कि 4 घंटे में हम इतने खराब करते कि 4 टाइम क्लीन करना पड़े। गरीब रथ पे भी मैंने देखा, क्योंकि अगर लंबे साउथ इंडिया से कोई आ रहा है ट्रेन पे तो केटरिंग वाला के खाना तो दे देता है, उसमें बहुत प्लास्टिक वेस्ट होता है, डस्टबिन्स भर जाते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स आप देने की बात कर रहे हैं, अगर इसको और कारगर किया जाए कि पैसेंजर अगर कुछ फेंकना भी चाहता है, जगह नहीं है तो वो उसको कम से कम उसमें डाले, उसको ऐसे नीचे फेंकने की मजबूरी ना हो, क्योंकि लिमिटेड स्पेस होता है। ये बिल्कुल सही है और इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है। पहले तो कोचिस में हम डस्टबिन भी नहीं रखते थे, तो हमने उस बात की शुरुआत की। हाँ, अभी 65,000 कोचिस है, तो 65,000 कोचिस को पूरी रिट्रोफिट करने के लिए समय जाएगा, लेकिन जब जब पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए एक कोच अपने वर्कशॉप में आता है तो उसको हम नए नए में फिट करते जा रहे हैं, और जो नए बन रहे हैं उसमें तो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट सिस्टम इनबिल्ट है। साथ ही में आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है कि खाना हम इतना देते हैं कि शायद वो वेस्ट भी हो जाता है। हाँ। तो हम लोग अभी एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे काम की शुरुआत करें कि आपको ऑप्शनल खाना हो। क्यों आपको ये सब देना चाहिए, ये भी खाओ, ये भी खाओ, रोटी राइस सब, आपको ऑप्शनल खाना देना चाहिए, जो चाहिए वो मांगो। बिल्कुल। और इसलिए इसकी शुरुआत इस तरह से हुई है। अभी राजधानी टोरंटो में इसकी शुरुआत करेंगे। आप आज यदि आप चाहते हैं तो आपकी चाहत का खाना आप मंगवा सकते हैं। आपको हल्दीराम ही पसंद है तो आप हल्दीराम का खाना कहेंगे तो आपके सीट के ऊपर हल्दीराम का खाना आपको सीट के ऊपर दिया जाएगा। ये पूरी तरह से। अभी ये बिल्कुल आपने दूसरी जो बात कही है, मुझे लगता है इसके ऊपर और काम हमें करने की आवश्यकता है, वो है कि बायोडिग्रेडेबल चीज़, ये चीज़ है कि बैग देना, ये चीज़ों के ऊपर और भी काम करने की आवश्यकता है। मैं इसको मानता हूँ, हम इसके ऊपर भी कोशिश जरूर करेंगे। आपके सुझाव के लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। जी, इसी के साथ अब जरा स्टेशंस आपको कुछ दिखाते हैं। आनंद विहार से लेकर हमने अहमदाबाद बहुत सारे स्टेशंस किए हैं और सफाई हो रही है। आपकी ये महत्वाकांक्षा है कि जो रेलवे स्टेशन है वो उस सिटी का स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट स्टेशन बन जाए। ये इसको कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमने आनंद विहार से लेकर बड़ा इंटरनेशनल लुक कई जगहों पर इस स्टेशन का भी है। अहमदाबाद में भी हमने देखा बहुत साफ सफाई रखी जा रही है। ये कितनी बड़ी चुनौती है और क्या ये हमेशा रहेगा? कभी एस्केलेटर कभी थे ही नहीं। हाँ। एयरपोर्ट के जैसे भी एस्केलेटर हो गए, लिफ्ट भी आ गई। लेकिन देखिए, मैं ये भी दोबारा इसी बात के ऊपर आता हूँ, ये ट्रैक की सफाई, क्योंकि वहां जाते सर मतलब स्मेल का अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो सफाई हो रही है ना, एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में इस दिन में करीबन 2.25-3 करोड़ लोग रोज ट्रेन में सफर करते हैं। तो गंदगी का एक कारण ये भी है। तो ट्रैक के ऊपर आप गंदे दिखते हैं, वो जो इंक्रोचमेंट है रेलवे ट्रैक के बाजू में, वहाँ लोग रहते भी है, वहीं पे उनकी पूरी जिंदगी बात लेना, सुबह का संस्कार करना उसी पे हो जाता है। ये स्वच्छता अभियान के 2 बिंदु है। एक तो स्वच्छ रखना मेरी जिम्मेदारी है, अस्वच्छ नहीं करना ये भी लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यदि हम कहते रहेंगे कि आपकी स्वच्छ रहने की जिम्मेदारी है ना, मैं आपको देखता हूँ, आपको चुनौती देता हूँ, किस तरह से आप साफ रख सकते हैं हम देखेंगे, तो ये सब नहीं रह पाएगा। इसलिए सभी मिलकर काम करेंगे तो मुझे लगता है जरूर इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सभी जो असलियत को लोगों के सामने ला करके आपको रियली धन्यवाद देता हूँ। और भी काम करने की कोशिश करेंगे। ये जो एस्केलेटर्स है बहुत जगह पर उसको मिसयूज किया जाता है, इसके लिए उसको कभी बंद नहीं रखते, लेकिन बहुत छोटे जगह पर भी एस्केलेटर ट्रेवलेटर्स हमने चालू कर दिए। तो मुझे लगता है सभी चीजों के ऊपर काम शुरू है, वर्क इन प्रोग्रेस है, और भी करेंगे। जरा अब आपको एक बार महामना एक्सप्रेस भी दिखा देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के दिल के करीब था बनारस, और वही बनारस जिसने देश का प्रधानमंत्री चुन के भेजा। बड़े शौक से यहाँ पर भी उसी अंदाज में सब कुछ फ्लैग ऑफ हुआ था, लेकिन जैसे आपने खुद ही पहले कहा कि आपका दिल जैसे किसी माँ का धड़कता है, वैसे दुखी हुआ था जब इस ट्रेन में भी वही सेम दिक्कत थी। तो ये वो परेशानी है जिसका सामना आपको करना है, और आपने खुद भी कहा आपको एक कहता हूँ, ये जब ट्रेन महानामा एक्सप्रेस का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन हम लोगों ने जब ये ट्रेन बना ली, उसको लॉन्च करने के पहले हमने उसका पिक्चर सब सोशल मीडिया पे आ गया, तो लोग कहते थे फैंटास्टिक ट्रेन है, लेकिन इंडियन ट्रेन नहीं हो सकती। तो जब सबने देखा, सबने सफर करने की शुरुआत की, तो लोगों को पहले तो एहसास नहीं हुआ एक ट्रेन अपनी है। दुर्भाग्य से इतनी अच्छी ट्रेन की हालत दूसरे सफर के बाद इतनी बुरी की गई। इसका मैं कहता हूँ कि मुझे एक दुख है कि मेरे बच्चे को जो चोट आती है, जो दुख होगा वही दुख मुझे भी हुआ था। तो मुझे लगता है देखो, ये जो चीज़ है ना, एक फेंकने की वजह से हुई है, या कोई बाहर आके रेलवे ने गंदगी नहीं की है, क्यों ना हम लोग मिलके। और यहाँ पे तो मैं कहता हूँ महानवा एक्सप्रेस में पूरी मात्रा में इस सभी चीज़ों का प्रबंध है, ताकि डस्टबिन भी है, सब चीज़ है। लेकिन वो टॉयलेट में लोगों ने बॉटल भी डाल दी, वहाँ लिखा हुआ भी है, तो अभी वो टॉयलेट दूसरे लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए मैं मानता हूँ ऐसे चीज़ों के ऊपर यदि हम सब मिलकर काम करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ सौ लोगों को भी मिलेगा। ठीक है, अब जरा बड़ी तस्वीर पर आते हैं भारतीय रेलवे के। आप बड़े अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, ये एक बड़ी चुनौती आपके लिए होगी। और इसी के साथ जो आपका एम्बिशियस प्लान है, क्योंकि अगर यात्रियों के नज़रिए से देखें तो हिंदुस्तान में अभी सबकी आंखें चमचमा उठती हैं बुलेट के इंतज़ार में। 2023 तक वो जा सकता है, लेकिन उससे पहले आप स्पेन की कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर एक सेमी हाई स्पीड ला रहे हैं। गतिमान भी 130 के आसपास चली जाती है। तो ये जो हाई स्पीड ट्रेन की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसके बारे में बताइए, और कब तक हम आने की टाल्गो के साथ स्पेन वाली कंपनी की ट्रेन हम हिंदुस्तान में देखेंगे ट्रायल के साथ? देखिए, तो ट्रेन की स्पीड आज जो जिस रफ्तार से हम चलते हैं वो मुझे नहीं लगता है इसके मैं खुश हूँ कि ट्रेन की स्पीड बहुत बढ़नी चाहिए। मुंबई टू दिल्ली जो अंतर है वो चीन में शांघाई और बीजिंग जैसा ही है करीबन। बिल्कुल। तो उसको अंतर यदि 4-4.5 घंटे में तय हो सकता है, उससे भी कम, और हम लोग उसके लिए उससे 4 गुना समय लेते तो बहुत कुछ कमियाँ है। तो उसको दूर करने के लिए हाई स्पीड रेलवे एक सोल्यूशन है जो मुंबई अहमदाबाद आएगा, फिर वो एक्सटेंड करके पूरे देश में जाएगा। सभी राजधानियों को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, सिर्फ मुंबई अहमदाबाद तक सीमित नहीं है। और जो अभी कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट भी नहीं रहेगी। जब पूरे इंडिया में हम मैन्युफैक्चर करेंगे 85% शुरू में यहीं पे होगा, तकनीकी ज्ञान भी आएगा, कैसे मैनेज करते हैं पता चलेगा, स्केल बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी। दूसरी बात है कि ये जो सेमी हाई स्पीड रेल उसके लिए जैसे अभी हम लोग तेजस कर रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ टू दिल्ली, बैंगलोर टू चेन्नई, ऐसे जो अलग अलग छोटे रूट्स है जहाँ पे लोग हमेशा जाते हैं। मुंबई पुणे बहुत लोग जाते हैं, मुंबई नासिक बहुत लोग जाते हैं, बिजनेस ट्रिप्स के लिए बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, ऐसे स्थानों के ऊपर सेमी हाई स्पीड ट्रेन यदि चलती है तो उसका लाभ होगा। इसीलिए सिर्फ टैल्गो नहीं, वो तो एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हमने फ्रांस के साथ इस तरह की बात की है, जापान चाइना के साथ बातचीत चल रही है, हमारी जर्मनी के साथ भी। हम उनको कह रहे हैं कि आपका जो तकनीकी ज्ञान है वो लेके आइए। इसमें टैल्गो का एडवांटेज ये है कि एग्जिस्टिंग ट्रैक पे ही चलेगी, ऐसा उनका दावा है। अभी ये जब ट्रायल पूरी होगी तो पता चलेगा। तो मुझे लगता है यदि ये दोनों चीज़ पूरी हो जाती है तो स्पीड बढ़ने में इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही में हमारे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में आज बन जाएगा 2019 तक। तो हमारी पूरी कोशिश है, तो यदि वो बनता है 2019 तक तो जो पूरी गुड्स ट्रैफिक वहाँ चला जाएगा। आप कितने घंटे काम करते हैं? कितने घंटे? मैं देखिए क्या एक्चुअली नहीं, मुझे यहाँ मंत्रालय में लोग बता रहे थे रात के 2 बजे भी मेल करते हैं आप और फिर सुबह 8 बजे पूछते हैं उस मेल पर जवाब क्या आया। क्या दुर्भाग्य से ऐसी बात है कि मेरा एक नेचर थोड़ा सा ऐसा ही बन गया कि कुछ काम लेते हैं तो उसको पूरा करना चाहिए। और मैं जब मेरे प्रधानमंत्री जी की तरफ देखता हूँ वो तो छुट्टी लेते ही नहीं। तो यदि हमारे देश के सबसे बड़े महान नेता प्रधानमंत्री जी काम करते रहते, हमेशा के लिए करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए। घंटे नहीं बताए सर। और हमें हमारी सबकी जिम्मेदारी ये है कि आपकी जो अपेक्षा है हमारे से, आपने इतने विश्वास से हमें सत्ता में रखा है तो विश्वास को भी पूरा करना है और जल्द करना है। ये भी हो सकता है कि हम करके दिखाएंगे, लेकिन कब करेंगे? तो ये भी आप चाहते हैं कि 2 साल 5 उंगलियां है, तो हर साल रिकॉर्ड पूछने के लिए यहाँ जाएंगे। आपका जो प्रेशर है हमारे के ऊपर, उसकी वजह से भी हम और ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है ये इंडिविजुअल कंफर्ट्स अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोगों ने ये जिम्मेदारी स्वीकार की है कि हम किसी भी हालत में देश को अच्छी रास्ते पे लाके छोड़ेंगे। तो सोना खाना पीना उसको भूल जाना चाहिए, काम करना यही एक मकसद होना चाहिए। वो करने के लिए प्रधानमंत्री जी जिस रफ्तार से काम करे उतनी रफ्तार तो मैं नहीं रख सकता, लेकिन उनकी सवाल अब जरा यात्रियों के नज़रिए से, क्योंकि लोग खुश हैं, उन्हें लग रहा है कि साफ सफाई पहले से बेहतर है, सफाई कर्मचारी ज़्यादा है, सब कुछ है, लेकिन रिफंड पॉलिसी आपने बड़ी स्ट्रिंजेंट कर दी है। कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ आधे घंटे पहले तक ही अगर वेटिंग लिस्ट है, कई लोग लास्ट तक वेट करते हैं कि मेरी वेटिंग लिस्ट में है शायद कंफर्म हो जाए, तो आधे घंटे पहले तक ही वो रिफंड होगा, और अगर टिकट कंफर्म्ड है तो वो 4 घंटे पहले तक ही ये होगा। ये स्ट्रिंजेंट इतना रिफंड पॉलिसी पहले नहीं थी, तो ये क्यों किया है सुरेश प्रभु जी ने? ये कई यात्रियों की शिकायत है। देखिए, आप बहुत चीज़ों में जो बदलाव हम लोग ला रहे हैं रिजर्वेशन को लेके, उसका सही मकसद मैं आपको बताता हूँ कि एक तो लोगों को राहत मिले, दूसरी बात बहुत अहम बात कि जो टाउट्स है, दलाल है, उनके ऊपर भी लगाम लगे। हमने देखा है कि बड़ी मात्रा में लोगों को ये दलाल लोग लूटते हैं, छलते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। तो ये यदि रेलवे की मंत्री होने के बावजूद भी मैं काम को नहीं कर सकता, तो इसके लिए उनको भी हम पीछे पड़े
काफ़ी हम कदम ले रहे हैं, हम बहुत जगह पर पुलिस रेड्स हो रही है, उनको अरेस्ट कर रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं, फाइन्स भी लगा रहे हैं। जो भी गलत काम करने वाले ऐसे कोई ट्रैवल एजेंट होंगे जो हमारे एजेंट के नाते लोगों को रिप्रेजेंट करते होंगे, उनके लाइसेंस भी कैंसिल किए जा रहे हैं। ये सब हो रहा है, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। ये हो रहा था कि हमने देखा कि बहुत सारे लोग, क्योंकि कैंसिलेशन चार्जेस थे ही नहीं, तो लोग जानबूझ के दलाल लोग इस तरह के करते थे, लेके होल्ड करते थे और ट्रेन टिकट होल्ड करके रखते थे, लोगों को बेचते थे। तो ये सब चल रहा है। इसमें हो सकता है कि और कोई कठिनाइयाँ सही आदमी को भी होती होगी, उसके ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूँ, ये कांस्टेंट रिव्यू किया जा रहा है। यदि कुछ ऐसी कमियां पाई जाएगी, देखी जाएगी, तो हम उसके ऊपर भी जरूर काम करेंगे। बिल्कुल, और टाउट फ्री आप रेलवेज को बना देंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। ट्विटर मंत्री कहते हैं आपको, ये आपने एक पूरा मीडिया सेल बनाया है, और लेकिन अच्छी बात भी है कि आपने मुंबई की एक महिला ने जब शिकायत की तो आपने रिस्पॉन्ड किया। आपने और भी कई जगहों पर बच्चे को दूध पहुंचाना हो, ये है वो है, तो ट्विटर मंत्री। देखिए, तो जब मैं मंत्री बना तो मैंने कहा कि पहली शिकायत आपकी क्या होती है, खाना ठीक नहीं है, सफाई ठीक नहीं है, इस तरह की। लेकिन उसके ऊपर मैं कुछ एक्शन नहीं लेता हूँ, तो आपकी सबसे शिकायत पहली ये होती है कि खाना भी ना छोड़ दीजिए, आपने मेरे को शिकायत का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। यही शिकायत हो जाती है। तो बाकी की शिकायत क्यों थी वो मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी शिकायत को पहले बताइए, तो ये शिकायत बन जाती। तो मैंने कहा कि कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म शुड बी स्ट्रांग इनफ, रोबस्ट इनफ, वेरी एफिशिएंट इनफ। तो हमने बहुत सारे कदम उठाए, जिसमें हमने एक पोर्टल भी खोला, जैसे पिछले बजट में कहा था, दूसरे दिन हमने खोल लिया था। अभी उसके बाद में मैंने देखा कि आजकल जगह जमाना है, आपने लेटर भेजा, अभी पहले लेटर का रिप्लाई भी, सभी लेटर का रिप्लाई नहीं दिया जाता था। हमने एक काफ़ी उसको एक रेजिम बनाए, लेटर का रिप्लाई दिया जाएगा, ईमेल होगी तो ईमेल का रिप्लाई दिया जाएगा, फ़ोन करेंगे तो फ़ोन पूरे पास रिकॉर्डेड फ़ोन है, किसने फ़ोन किया, क्यों किया, उसका क्या एक्शन लिया जाता है। साथ ही में हमने देखा, लेकिन ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बन जाती है, रियल टाइम बेसिस पे आप हमको रीच कब करेंगे, हेल्प करना। आपने मुझे लेटर लिखा। सर, ये मेरे पास ट्वीट है, जिस महिला ने आपको उस दिन, डॉक्टर नम्रता महाजन, उन्होंने आपको ट्वीट किया था लगभग 7:30 बजे के आसपास, और कहा था, वन मेल पैसेंजर इज हैरेसिंग मी एट शेगांव, आई एम इन ट्रेन एंड टेरिफाइड। मतलब कोई मेल पैसेंजर उसे हैरेस कर रहा था। आपने फौरन उस पर रिस्पॉन्ड किया, और फिर अथॉरिटीज़ आए, फिर उसको मदद मिली। ये एक रियल टाइम कनेक्ट है जो शायद बहुत बड़ी ज़रूरत थी। आप मुझे बताइए, आप तकलीफ में है और आप मुझे लेटर लिखेंगे, मैं उसका देखूँगा, तब तक आपका सफ़र पूरा, उसका इस्तेमाल क्या है, उसका यूज़ क्या है। तो मैं समझता हूँ रियल टाइम बेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ दिन वो दिन एक हमारी बहन, प्रेग्नेंट वूमन, हस्बैंड के साथ जा रही थी, 6 बच्चे दारू पी के उसको तकलीफ दे रहे थे। हमने उनको नेक्स्ट स्टेशन पे अरेस्ट करवाया, उनको अंदर करा दिया। वो तो यकीन भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मुझे क्या लगता है कि सही माने में, एज वी से इन इंग्लिश, कि जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो आप जल्दी नहीं करेंगे तो किस तरह से काम होगा। तो इसीलिए ट्विटर एक हैंडल है, लेकिन और भी कुछ माध्यम हो सकते हैं, हम उसके ऊपर काम करते। तो पहले तो मैं ही देखता था, लेकिन आपने जैसे कहा कि सोते नहीं है तो रात भर एक काम चलता था, तो फिर मैंने किया ये हो नहीं सकता, सस्टेनेबल नहीं है। फिर हमने एक सेल बनाया। साथ ही में हमने किया कि बहुत सारे कंप्लेंट्स आते कहाँ से, कहीं ना जोन पे होंगे, कहीं डिवीजन पे होंगे। तो हमने हर जनरल मैनेजर, हर DRM को कहा कि आपको भी हैंडल यूज़ करना है, और उसके बाद में अभी ये उनके अनिवार्य है, वो यूज़ करना चाहिए। अभी यहाँ से मॉनिटर करते हैं कि डेली कितने कंप्लेंट्स आए थे, उसके ऊपर आपने क्या एक्शन ली, क्यों नहीं ली। अभी इससे 2 एडवांटेज है, एक तो आपको राहत मिल गई, एक तो हो ही गया। लेकिन अभी ये जो बच्चे किसी को परेशान करे थे, एक बात है, लेकिन समझो एक कंप्लेंट आती है, खान पान सेवा ठीक नहीं है, इसका मतलब खान पान सेवा की व्यवस्था में कुछ कमियां हैं। या एक कंप्लेंट आती है कि भोपाल से कंप्लेंट आ रही है, यानी भोपाल में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कहीं ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है या कहीं फंक्शनल प्रॉब्लम है। ये दोनों को यदि हमको पता चलता है कि ये हमेशा इसी तरह की कंप्लेंट आते हैं, तो व्यवस्था में भी हम बदल कर सकते हैं, केस स्टडी की तरह आप यूज कर सकते हैं। हाँ, तो ये भी एक उसका एक बहुत बड़ा लाभ है। कस्टमर सर्विस का फीडबैक लेना, ये मैं मानता हूँ रेल को अपने आप को सुधार करने का भी एक माध्यम है। लोगों को हम कुछ मदद नहीं कर रहे, हम अपने आप को मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो हम सर्विस लोगों को देते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, वो सेवा की प्रत क्या है, क्वालिटी क्या है, उस लोगों को कितनी इफेक्टिव है, ये लोगों को पता चलना चाहिए। तो हमें पता चलेगा ना कि हम लोग काम अच्छा करें कि नहीं। तो इसीलिए मैं मानता हूँ ये अवलोकन के लिए नहीं है, हमको, हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारे ऑब्लिगेशन है कि लोगों को अच्छी तरह से अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना। उनको जो खाना देते हैं तो अच्छा खाना होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें कहीं फूड पॉइजनिंग ना हो। कुछ लोगों की शिकायत आपने करी नहीं, लेकिन लोग करते हैं कि कॉकरोचेज आते हैं, ये आते हैं, कुछ लोग ऐसे डरते भी है कॉकरोच को। तो मुझे लगता है इस तरह के भी प्रावधान करने चाहिए। ये सभी चीज़ों के ऊपर मैं लगता है कि सिर्फ सर्विस देना ये पर्याप्त नहीं है, तो उसकी
क्वालिटी क्या है लेवल तक ये भी देखना जरूरी है। और मुझे लगता है हमारे देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो हमें और ये काम करना चाहिए कि क्वालिटी के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए, वो प्रोडक्ट की हो या सर्विस की हो। क्वालिटी इज फार मोर इम्पोर्टेंट, वी शुड फोकस ऑन इट। बिल्कुल। और रियल टाइम मंत्री आपने बताया कि आप हैं, और रियल टाइम में 2 साल बीत गए हैं, 3 साल का इंतजार है और 5 साल बाद फिर से आपकी रिपोर्ट सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश प्रभु जी हमसे बातचीत करने के लिए। और सबसे दिलचस्प यही रहा कि आपने अपने काम को बड़ी ही सरलता से सबके सामने रखा है, और लोगों को भी यही चाहिए रेलवेज में कि जब वो ट्रेन पर रहें, दिक्कत आए, कोई उनका मददगार बने। और प्रगति जैसा कि कहते हैं, एक साल का प्रोसेस तो है नहीं, 5 साल उसमें लगेंगे ही, लेकिन उस 5 साल की रिपोर्ट कार्ड का सबको इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको सही मायने में धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह की साझेदारी बनेगी आपके बीच में, हमारे बीच में, तो हम जरूर देश को बदलेंगे। ऐसे बनती रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।